हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्विक रिवीजन किया है और समझा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कुछ फॉर्मुलेस देखे उससे रिलेटेड। ठीक है, ऑल्दो क्योंकि नाम क्विक रिवीजन है तो मैं बहुत स्पीड से थोड़ा उसको लेके जाता हूं, बट ठीक है, मेरा बस मेन टारगेट ये होता है कि आपको वो मेन फॉर्मुलास बता दूं, उसके मेन की पॉइंट्स बता दूं, सो दैट जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। शॉर्ट आंसर्स में अगर हम बात करें, सो वी हैव सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हियर। तो पेन और पेपर साथ में लेके रखना, क्योंकि यहां पे जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा वो भी नोट करना है और जो आता है वो तो वर्क करना ही करना है। यानी कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, सो दैट लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम पास में आएंगे तो इधर उधर भटकने से तो बेटर है तुम्हारे पास खुद की चीजें होंगी, तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, तो भाई शुरू करें पक्का। पहले क्वेश्चन के साथ में वीडियो को पॉज करना, किसी भी क्वेश्चन पे वीडियो को क्वेश्चन पे खुद से ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो पहला सवाल हमसे बोलता है, इन अ माइक्रोवेव ओवन द फूड इज केप्ट इन अ प्लास्टिक कंटेनर एंड द माइक्रोवेव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फूड। द फूड इज कुक्ड विदाउट मेल्टिंग और इग्नाइटिंग द प्लास्टिक कंटेनर, एक्सप्लेन। अब देखो भाई, माइक्रोवेव की कहानी आ चुकी है, तो तुम्हें तो पता है माइक्रोवेव में क्या होता है। खाना रखते हैं किसी प्लास्टिक के कंटेनर में और माइक्रोवेव को चालू कर दीजिए। जब उस माइक्रोवेव ओवन को तुमने चालू किया तो प्लास्टिक के कटोरे के अंदर जो खाना रखा है वो गर्म हो जाता है, पक जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है वो पिघलता नहीं है, ना ही वो जलता है। लेकिन वहीं अगर उस प्लास्टिक के कंटेनर को आप गैस के ऊपर रख दोगे तो जल जाएगा। तो माइक्रोवेव में ऐसा क्या हो रहा है कि वो प्लास्टिक का कंटेनर मेल्ट नहीं होता, सिर्फ खाना गर्म होता है। तो ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, वो आपको बताना है। अब सर हमें थोड़ा ही पता होगा माइक्रोवेव में काम क्या हो रहा है। चलो भाई थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं। यहां पे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव जो है यहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, माइक्रोवेव भी थी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो जरा फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करो, कुछ बनती है क्या बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट करो चीजों को, देखो क्या आंसर आता है। हाँ भाई, सो माइक्रोवेव एज वी नो इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। सो हम लिखेंगे कि सर ये जो माइक्रोवेव होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी को लेके चलती है। ठीक है, तो यहां पे इसके पास होती है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक, जिसके पास होगी एनर्जी। अब जब यहां पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप किसी खाने के ऊपर, जो भी आपने प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर खाना रखा है उसके ऊपर जब आप इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा। द फूड कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, खाने के अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। ठीक है, वो क्या करने वाले, ये जो एनर्जी है ना सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है फिर, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो हीट अप हो जाते हैं और इसकी वजह से वो खाना जो है वो गया गर्म हो जाते हैं। उससे वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे ही इन माइक्रोवेव्स आई, खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस माइक्रोवेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इस माइक्रोवेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और किसी को एनर्जी दे दो तो अरे एक तरह से हीट अप हो जाएंगे ना वो यार। अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो क्या होंगे, हीट अप हो जाएंगे। हीट अप होने की वजह से वो अपने आसपास की चीजों को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो खाना होता है हमारा, जो भी हमने प्लास्टिक कंटेनर में रखा है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन किसी प्लास्टिक के पास नो वाटर मॉलिक्यूल्स, किसी प्लास्टिक कंटेनर की अगर हम बात करें तो भाई प्लास्टिक कंटेनर के पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, नो वाटर मॉलिक्यूल। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो भाई एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब करेगा नहीं, और अगर एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है तो ये हीट अप नहीं होगा, जिसके कारण ये जो प्लास्टिक होता है वो सेफ रहता है।
नो एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते भाई ये। अब कोई वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो नो हीटिंग इफेक्ट है ना। तो लिख देता हूं डज नॉट हीट, डज नॉट हीट, तो क्या गर्म भी नहीं होते फिर, ठीक है। तो यार कुल मिला के इन शॉर्ट बातें समझाऊं तो यही है बात कि अगर आप किसी माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना रखते हो तो खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब माइक्रोवेव उस पे इंसिडेंट होता है, उस खाने पे जब जो वेव्स हैं वो इंसिडेंट होती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन वेव्स में से, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी, जो एनर्जी को क्या कर रही है। अरे यार एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर ही तो होता है वेव से, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से ये हीट अप हो जाते हैं। लेकिन किसी प्लास्टिक कंटेनर के पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो वहां पे कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर एनर्जी का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो यहां पे कोई हीटिंग अप भी नहीं होगा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो खाना रखा होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक कंटेनर होता है ना तो वो मेल्ट होता है ना ही वो इग्नाइट होता है, क्योंकि उसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम दिस माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में जब आप खाना रखोगे तो खाने के पास वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम दिस माइक्रोवेव, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्लास्टिक कंटेनर के पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करा तो वो गर्म भी नहीं होंगे फिर, है ना। तो बस ये शॉर्ट टर्म पे चिन्हांकित है। चाहूं तो इसका पूरा एक स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं, बट वो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, बात समझ आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। समझ गए बात को, छाप लो जल्दी से। हो गया, सभी ने नोट कर लिया, बढ़े आगे। चलो भाई देखो मैं बहुत सिंपल फॉर्म में लेके चल रहा हूं चीजों को, ऐसा नहीं कि कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी, ये हो रहा था वो रहा था। सीधी सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, हीटअप हो जाते हो, जिसकी वजह से खाना गर्म होता है, ठीक है। बस इतना से याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया एक मेटल की रॉड है जिसको कि आपने अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड रखा हुआ है। सोलेनॉइड कैरी कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी के ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो एक सोलेनॉइड है हमारे पास में, सोलेनॉइड है हमारे पास। ये सोलेनॉइड क्या कर रहा है, कैरी करता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऑल्टरनेटिंग करंट को। इस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया, एक मेटल की रॉड रख दी है अलोंग द एक्सिस। तो दिस इज योर मेटल रॉड, ये मेटल की रॉड हमने सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग रख दी है। अब जब इस सोलेनॉइड के अंदर करंट जाएगा, जब इस सोलेनॉइड के अंदर करंट जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी वाला, तो मैंने देखा कि ये जो रॉड है वो क्या हो गई, गर्म हो गई। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इस सोलेनॉइड से पास हो रहा है तो ये जो रॉड थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। तो भाई कैसे हुई ये रॉड गर्म, क्यों हुई ये रॉड गर्म, ये भी बताना है, ठीक है। तो ये रॉड गर्म क्यों होती है ये मुझे बताना है। तो कैसे करोगे, सोचो जरा, सोचो जरा। चलो भाई सोचा कुछ इसके बारे में, क्या कर सकते हैं। अब सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट। यार ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि वो चेंज होता रहता है, चेंज होता है तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी कैसी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि वेरिएबल करंट होता है, वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होता है जहां पे आपने रॉड को रखा है। इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वी गॉट एन ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड इन दिस सोलेनॉइड। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है यहां पे विच इज गिवन बाय डी फाई बी बाय dt। याद होगा तुम लोगों को ये सारी बातें। तो अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो डेफिनेटली यहां पे करंट भी इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस हुआ है यानी कि चार्जेस का फ्लो हुआ है, करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट। और भाई जब करंट आता है तो तुम्हें तो पता ही है, फिर इस रॉड में करंट फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, इस रॉड में हीट आएगी। यही तो वजह है भाई, करंट आता है तो हीट आती है ना। किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I² RT।
वो वाली बात है। तो यहां पे क्या हो गया, इंड्यूस करंट आया और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस करंट ये जो रॉड है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। और समझ नहीं आया, इंड्यूस करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहां पे चार्जेस का फ्लो होगा इस रॉड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा। एडी करंट भी बोल सकते हो, एडी करंट है जिसकी वजह से इस रॉड में हीट आ रही है, इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी हीट डेवलप हो रही है। हाँ बस यही है। क्या हुआ, इस सोलेनॉइड के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, वेरिएबल करंट होता है। वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट भी हमें मिलता है। इस इंड्यूस करंट की वजह से इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो हो जाएगा और ये हीट अप हो जाएगा। इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हुआ और जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ तो अब ये हीट होने लग गया। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाली बातें भी वैलिड है। और कह सकते हो कि यहां पे जो करंट इंड्यूस है वो एडी करंट से, ये वाली बात भी बोल सकते हो। और एडी करंट से तो हमेशा हीट का यहां पे लॉस होता ही है, तो हीट निकलेगी यहां से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। सही है, हो गया, बढ़े आगे। पूरी बातें लिख लो, बाद में परेशान हो गए फिर। रॉड गेट्स हीटेड अप, है ना, परफेक्ट। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सोचो जरा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट कर सकें। सोचा कुछ तुमने इसके बारे में, हां या ना, हां या ना। नो, नहीं कर सकते सर। देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काफी नहीं है, हमें जो चाहिए वो है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो, तो यहां पे लिखोगे नो, वी कैन नॉट डिफ्लेक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किन चीजों पे डिपेंड करती है भाई। बोलो भाई, वेरिएबल, अरे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट इंटरेक्ट विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनसे डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है इसमें। अगर आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ही जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ डिफ्लेक्शन शो कर सकते हो। तो इसने बोला है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट कर सकते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, तो बोला नहीं, नहीं कर सकते। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से तो नहीं कर सकते, बट एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे डेफिनेटली हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खुद में ही वही चीजें होती है ना। समझ तो नहीं वाली बातें, मैक्सवेल अंकल ने सारी बातें बोली थी, याद है, थ्योरेटिकली उन्होंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो वो वाली बातें भी बोली थी। छाप लो इसको भी जल्दी से। इसका आंसर ये नो, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट इंटरेक्ट विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द
मैग्नेटिक फील्ड। हो गए भी, बड़े आगे। चलो भी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलेगा, एक वायर कैरी करता है ऑल्टरनेटिंग करंट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द वायर। भाई एक वायर है जो कि कैरी कर रहा है एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, तो क्या इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? सोचो जरा, क्या इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सोचा कुछ? तो एक वायर बना लेते हैं हम लोग। इस वायर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट है गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब क्योंकि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट है, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया एक तरह से। हाँ सर, ऑल्टरनेटिंग करंट, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट जो कि क्या करेगा, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। तो ये वाला कंसेप्ट तो पता है ना तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाली बनती है, बाहर की तरफ आती हुई यहां से और यहां पे अंदर की तरफ जाती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल। तो ये वायर में जो करंट जा रहा है वो क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि वेरिएबल है। तो भाई अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे अंकल ने ये वाली बात समझाई थी हम लोगों को कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। सो भाई एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पे जब आपने देखा, देन यू विल कम टू नो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जा रहा था भाई। अब क्योंकि वेरिएबल था करंट, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगा। मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करूंगा भी यहां पे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो यहां पे ये एक वेरिएबल करंट है, तो एक वेरिएबल करंट क्या करता है, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वेरिएबल करंट क्या करेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये बात आप जानते हो बहुत अच्छे से फ्रॉम द फैराडेज लॉ, ठीक है। तो वही वाली बात है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो डी फाई बी बाई डी टी होता था, है ना, डी फाई बी बाई डी टी। और यही ईएमएफ जो इंड्यूस होता था ये बराबर होता था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल के। तो यहां से इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल्स टू लिखा था डी फाई बी बाई डी टी, यानी कि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो ये पूछ रहे हैं, इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द वायर। तो यस, देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे यस लिख देना, बोलना देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड in the vicinity of the wire किसकी वजह से आया, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका, छाप लो इसको भी। क्लियर सभी ने नोट, समझ आती है वाली बात सभी को, बढ़े आगे। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, एक कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया है एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। इज देयर अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एक कैपेसिटर को अगर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, तो क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बिटवीन द प्लेट्स। ये तो वही बात है जो एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल अंकल ने किया था। सोचो जरा, क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है क्या प्लेट्स के बीच में? हाँ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? मैक्सवेल अंकल का एक्सपेरिमेंट भी तो यही था। हाँ, तो मैक्सवेल अंकल ने जो हमें एक्सपेरिमेंट करके बताया था वो भी तो यही था। मैक्सवेल को डाउट था ना ये वाला कि भाई एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक कैपेसिटर लिया था, उन्होंने उसको एक सोर्स से कनेक्ट किया था। सोर्स इस बार ऑल्टरनेटिंग है, यहां पे जो सोर्स है वो कैसा है, ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि जो करंट होगा वो कैसा जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा वो।
जो करंट यहां से जाएगा वो कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। इफ इट इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट तो यहां पे कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, फिर जैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया। करंट का डायरेक्शन चेंज होता ही पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज होने के टाइम पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, यानी कि कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वेरिएबल। और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी इन बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी इन बिटवीन द प्लेट्स। तभी तो जब आपने यहां पे मैग्नेटिक नीडल को रखा था तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया था, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तभी तो आपने प्लेट्स के बीच में जब एक मैग्नेटिक नीडल को रखा था तो उसमें डिफ्लेक्शन आया था। तो यहां पे क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो पूछ रहा है इज देयर अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो बोलना बिल्कुल जी हां, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लेट्स के बीच में, और यहां पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती थी। ये वाली बात मैक्सवेल अंकल ने भी समझाई थी हम लोगों को। ठीक है, छाप लो इसको भी। हाँ भाई छाप लो इसको भी, जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोला गया कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी पोलराइज्ड। पहली बात तो पोलराइज्ड क्या है वो समझते हैं। पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी वेव की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी को कम करने का मतलब क्या है, देखो इसका पार्ट अभी आगे आएगा, तो मैं बस तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं कि इंटेंसिटी कम कैसे कर रहे हैं हम लोग। तुमने देखा है हम जो काला चश्मा पहन के घूमते धूप में, तो काला चश्मा जो है वो पोलराइज्ड है। वो बेसिकली सन से जो लाइट आती है वो काला चश्मा क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है। उस लाइट को पोलराइज करने का मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी को वो कम कर देता है। अब वो कैसे करता है, तो उसको समझने के लिए पोलराइजर को, पोलराइजेशन के प्रोसेस को ऐसे समझो कि यहां पे एक स्लिट है। तो जब कोई ट्रांसवर्स वेव आती है तो ऐसे वाली वेव होगी, वो तो पास हो जाएगी। लेकिन सपोज करो कोई वेव ऐसी आई तो वो रुक जाती है, टकरा जाती है यहां पे। ठीक है, तो अगर कोई वेव आ रही है तो वो तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन अगर कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली वेव आती है तो वहां पे टकरा जाती है, वो आगे पास नहीं हो पाती। इट इज नोन एज पोलराइजेशन, दिस पार्ट इज नोन एज पोलराइजेशन। और अच्छे से समझना है तो तुमने देखा होगा मंदिर में वो दान पात्र होता है, ठीक है, अरे होता ना वो सिक्का डालने के लिए, या फिर तुम जब छोड़ो मंदिर को, तुम लोग जब गेम खेलने जाते हो है ना, प्ले स्टेशन पे जाते थे, तो तुमने देखा है वहां पे एक बॉक्स बना होता था, यहां पे एक स्लिट बनाया होता है, यहां पे लिखा होता है इंसर्ट कॉइन। देखा है तुमने, जब तुम कोई गेम खेलने जाते हो प्ले स्टेशन पे तो वहां पे ऐसी चीजें मिल जाती है तुम्हें, इंसर्ट कॉइन करके। तो इसमें सिक्का आपको डालना होगा तो वर्टिकल करके सिक्का डालोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली सिक्का नहीं डाल सकते हो, है ना। तो ये भी एक पोलराइजर का काम कर रहा है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजर है ये, पोलराइजर है ये क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिक्के को अलाउ करेगा। एक डायरेक्शन कौन सा वाला, सिक्का अगर मैंने वर्टिकल ऐसे पकड़ के ऐसे डालते हो ना तुम, सिक्का ऐसे करके डालोगे सिक्के को हॉरिजॉन्टली, तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो कॉइन को आपको वर्टिकल करके इंसर्ट करना पड़ता है, तभी आप इसमें ऑपरेट कर पाओगे। अगर आप कॉइन को हॉरिजॉन्टल करके इंसर्ट करोगे तो कॉइन अंदर नहीं जाता है। तो यहां पे भी वही बात है, पोलराइजेशन में भी ऐसा ही होता है। यहां पे एक स्लिट लगाई होती है,
ये स्लिट का काम क्या है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेव को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में वेव को वो रोक लेता है। तो क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप पोलराइज कर सकते हो? हां कि ना? तो भाई हां बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशन जो होता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। जो ऑसिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपगेशन के। क्या मतलब है इसका? आओ समझा देते हैं। मान लीजिए यहां पे ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रही है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, वेव आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है। अगर मैं यहां पे एक स्लिट लगा दूं, अगर मैं यहां पे एक स्लिट लगा दूं, स्लिट मतलब जो यहां पे कॉइन डालने के लिए लगा होता है ना, ऐसे पतली सी, हां, वहां पे एक पतली सी खिड़की लगा दी, तो ये खिड़की क्या करेगी? ये जो रेड वाली वेव है सर, रेड वाली वेव जो है इसको तो जाने देगी, लेकिन जो ये पर्पल कलर वाली वेव है इसको ये रोक लेगी। रेड कलर वाली वेव को तो जाने देगी, लेकिन ये जो पर्पल कलर वाली वेव है इसको ये रोक लेगी, इसको नहीं जाने देगी आगे। तो अगर ये इसको आगे जाने नहीं दे रही तो यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हुआ? पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन का मतलब यही तो है, देखो जब तुम काला चश्मा लगा के मार्केट में घूमने जाते हो तो क्या होता है? तुम्हारी आंखों पे रोशनी कम पड़ती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो कम पड़ती है। तो जब तुम चश्मा लगाते हो काला वाला, तो इसको, तुम्हारे आंखों पे सूरज की जो रोशनी होती है वो कम पड़ती है ना। तो यहां पे भी तो यही हो रहा है, लाइट तुम्हारे पास आती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो तुम्हारे पास आती है तो तुम क्या करते हो? उसको पोलराइज करते हो। पोलराइज करने का मतलब उसके कुछ एक ऑसिलेशंस को रोक दिया, सिर्फ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को अलाउ करते हो अंदर आने के लिए। तो इससे क्या होता है? तुम्हारे तक जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां पे भी वही बात है फिर, ठीक है। तो जैसा कि कॉइन के केस में था, कॉइन को आप सिर्फ ऐसे वर्टिकल डाल सकते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल करके कॉइन को डालोगे तो कॉइन नहीं जाएगा अंदर। सेम प्रोसेस यहां पे भी होता है। ये एक स्लिट होता है, इसको पोलराइजर कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजर। इसको क्या बोलते हो? पोलराइजर कहते हो। ये पोलराइजेशन का काम करता है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशन को अलाउ करेगा, दूसरे ऑसिलेशन को वो रोक देता है। उससे क्या होता है? कम इंटेंसिटी की लाइट आगे जाती है फिर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज कर सकते हो? तो हां बिल्कुल, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। और ये पोलराइजेशन वैलिड कब होगा? जब ट्रांसवर्स वेव होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखोगे तो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑसिलेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑसिलेट करता है। तो अगर आपने यहां पे एक स्लिट लगा दी तो वो तो क्या होगा? पास कर जाएगा इसको, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है? जो वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? जो कि वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। तो ये तो इससे पास हो जाएगी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन कर पाओगे।
ठीक है, तो ये वाला बात थोड़ा सा ध्यान रखना, छाप लो इसको भी, नोट कर लो इसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे, चलो भाई। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। बोला गया है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इज पासिंग थ्रू अ रीजन, किसी रीजन से पास हो रहा है। कंसीडर द क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल वॉल्यूम एंड मैग्नेटिक एनर्जी इन अ स्मॉल वॉल्यूम। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज दैट ऑसिलेट्स विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज। आपको उन क्वांटिटीज का पेयर बनाना है जो इक्वल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वांटिटीज आपको दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी इन अ स्मॉल वॉल्यूम। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग शुरू हो जाओ, देखो इसका क्या आंसर आता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है इसको सॉल्व। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है। सोचा तुमने कुछ इसके बारे में, कैसे करोगे? तो सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सर ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिखूंगा तो कोई गलती नहीं है उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करती है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मैंने इक्वेशन लिखी है, मुझे ये पता है कि दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, तो देख लो दोनों का फेज सेम रखा है मैंने। ठीक है, दोनों साइनोसॉइडल फॉर्म में करते हैं ऑसिलेट, तो मैंने दोनों को साइनोसॉइडल में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ ई से लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो देखो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा क्या है यहां पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड का। दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहां पे ए और बी का एक पेयर बनेगा। पहला पेयर किसका बनेगा, ए और बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में रहेंगे जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम, चलो आ जाओ इसको डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम, तो यू ई से मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी डिफाइन कर देते हैं। किसी वॉल्यूम के अंदर इतनी एनर्जी होगी, सो यू ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स, या फिर मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी कर देता हूं, के एक्स माइनस का ओमेगा टी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, इसको हटाओ भाई, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू वॉल्यूम। साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी को लिखा 1 माइनस कॉस 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 के एक्स माइनस 2 ओमेगा टी इंटू वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली मैंने, ये क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी की, तो चलो भाई मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक एनर्जी गिवन बाय बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम वी। ठीक है, सो बी की जगह लिखेंगे बी नॉट का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे के एक्स माइनस का ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। सही है, अच्छा भाई ये मैग्नेटिक एनर्जी है।
अब फिर से साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, सो इट कम्स आउट बी बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट 1 माइनस कॉस 2 के एक्स माइनस का ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इनटू वॉल्यूम v। तो 2 टू 4 हो जाएगा, बी नॉट का स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 के एक्स माइनस का 2 ओमेगा टी इंटू वॉल्यूम v यू बी। ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली थी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी की कितनी है यहां पे 2 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक वाले का कितना है 2 ओमेगा। देख लो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, इलेक्ट्रिक वाले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कितनी थी 2 ओमेगा। दिख रहा है तुम लोगों को? तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर से सेम है, तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कैसा होगा, यहां पे इनके एनर्जीज की बात करें ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा बाय 2 पाई हो जाएगा, ये बनेगा ओमेगा पाई पाई। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो ये भी 2 ओमेगा बाय 2 पाई होगा, ये भी बन जाएगा ओमेगा बाय पाई। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी के, तो एक पेयर इनका बन जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला था, मुझे पेयर्स बना के बताइए। उन्होंने बोला था कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ क्वांटिटीज दैट ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो पहला पेयर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा पेयर बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का और मैग्नेटिक एनर्जी का। तो ये भैया सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे और ये भी हमारे सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? इसको भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ये भी हो गया, ये भी नोट सभी का, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स ज्यादा नहीं थे इस बार, मैंने पहले भी बोला था चैप्टर इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। 7 क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ आए होंगे, बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है वीडियो दोबारा देखनी है तो आप वेबसाइट पे अगर जाके ज्वाइन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका बहुत टाइम बचने वाला है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग हर कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना देते हैं और इन प्लेलिस्ट में आपके लिए उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस है। जैसे यहां पे क्लास 12 एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा के क्लास 12 में अभी तक जितने भी वीडियोस बने हैं सब यहां मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो यार बेटर है ना, आपको इधर उधर जाके तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, बेटर है आप सीधा वेबसाइट पे आओ, प्लेलिस्ट में जाओ, अपने वीडियोस को देखो, अपने डाउट्स को सॉल्व करो। नॉट ओनली फॉर दिस एचसी वर्मा बट हर पार्ट में हर चीज अवेलेबल है यहां पे यार, फॉर ईच एंड एवरी क्लास। तो डेफिनेटली आप लोग जब यहां पे आओगे, अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे, तो उनका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, और इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, ठीक है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? एनीवेज, सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा काम है जो आपको करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको देते हैं टाइम टू टाइम, और ये सारे अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को जरूर दबाना चाहिए, और हाँ, इस सेशन को शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि फिजिक्स में यहां पे एचसी वर्मा के सॉल्यूशन चल रहे जो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ये स्पेशल चीज है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो फायदा कराओ अपने दोस्तों का भी, है ना, जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, तो इनको मिस ना करो। और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, फिजिक्स का फील अगर आता है, चीजें समझ आती है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? तो ये छोटू सा काम है, फटाफट से कर दो, फिर हम सेशन का समापन करते हैं। और अगले सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 की, वहां पे एमसीक्यूज है, हमारा बहुत काम आसान होगा वहां पे, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।